शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आपकी लगी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपने बोलना है बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, इस वीडियो को तुमको जो नाम देने का है दे दो, स्ट्रैटेजी, एबीसी एनालिसिस, टेक्निक, जो बोलने का है बोलो। मैं आपके लिए ऑडिट का स्टडी करने के लिए आपके पास 3 बकेट लेकर आया हूँ, जिसमें तुम्हारा कवरेज होगा 25 मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स का कवरेज होगा। ठीक है, अब है ना, ये बकेट्स क्या है समझाने से पहले मुझे एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उसको डबल करने के लिए आपको कम से कम 5 7 साल 8 साल वेट करना पड़ेगा। वही अगर कोई बंदा आपके पास स्कीम लेकर आता है कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट 4 साल में डबल कर दूंगा, 3.5 4 साल में डबल कर दूंगा, तो भाई वो स्कीम अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें ना उसने अच्छा सा इन्वेस्टमेंट का कुछ तो प्लानिंग वगैरह किया है। लेकिन कोई बंदा अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं आपका पैसा 25 दिन में डबल कर देता हूँ, मेरे पास ऐसा स्कीम है, मैं आपका 25 दिन में पैसा डबल करता हूँ, तो वो स्कीम नहीं होता दोस्त, वो स्कैम होता है। ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं है। तो सर, बहुत एक्सट्रीम केस में ना तुम सिलेबस को कंजेस्ट करके ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर आ सकते हो, लेकिन एवरेज केस में तुम थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सा तुम एवरेज में कर सकते हो। यही मेरे बकेट का कंसेप्ट है। तो देखो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे तुम्हारा 80-20 नहीं हो रहा है। 80-20 होता है तुम्हारा बीकॉम में या फिर स्कूल के एग्जाम में। सर तो कितना होता है? 70-30, 60-40? नहीं भाई, तो कितना होता है यहाँ पे? तुम्हारा होता है 60% है ना अप्रोक्स सिलेबस कवर करके तुम 80% अप्रोक्स में मार्क्स वाला सिलेबस कवर कर सकते हो। मतलब क्या? देख भाई, तो अगर 60% सिलेबस कवर करता है, पढ़ता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो इसमें है ना तुम्हारा मतलब आधे से ज्यादा थोड़ा पढ़ रहा है तो, एंड इसमें तुम्हारा ना ऑलमोस्ट 75 से 80 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा। तो 75-80 मार्क्स प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत बहुत शानदार मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये है ना, ये तुमको दिख रहा है कि नहीं यार ये तो ठीक है ना, 60 में 80 तो क्या ही मतलब बनता है? नहीं भाई, बहुत ज्यादा मतलब बनता है तुम्हारा। 60 में 80 बहुत ज्यादा मतलब बनता है प्रोफेशनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये ऑडिट बकेट्स है ना, यहाँ पे तुम्हारे ऑडिट बकेट्स है 25 मार्क्स के 3 बकेट है। ठीक है, इसमें से पहला बकेट क्या है तुम्हारा, जो बात करता है तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल की। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स है ना तुम्हारा, आईसीआई के सिलेबस में आईसीआई का कवरेज है ना, वो है तुम्हारा 17 से 24 मार्क का। 17 से 24 मार्क का मतलब 17 से 24 मार्क का तुमको प्रोफेशनल एथिक्स एग्जाम में दिख सकता है। मैंने उसको एवरेज करके 15 से 20 मार्क किया है। ठीक है, तो अगर प्रोफेशनल एथिक्स 15 मार्क के लिए आता है ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी कंट्रोल 10 मार्क के लिए आएगा। अगर प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क के लिए आता है ना, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी कंट्रोल 5 मार्क के लिए आएगा। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल एथिक्स ये दोनों चैप्टर मिला के तुम्हारा 25 मार्क्स का कवरेज आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर मिला के, प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये दो चैप्टर मिला के तुम्हारा 25 मार्क्स का कवरेज होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा बकेट 1 है। तो तुमको स्टडी करते समय ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो 2 चैप्टर है ना, इसमें से कोई चीज नहीं छूटनी चाहिए, ना कोई क्वेश्चन छूटने चाहिए। नए क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस करो, सारा कंसेप्ट करो। खास करके प्रोफेशनल एथिक्स में हर लाइन, हर वर्ड, हर चीज के ऊपर फोकस करो, ताकि ये तुम्हारा है ना 20 मार्क सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल इथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल है ना, ये तुम्हारा 25 मार्क कवर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में बकेट 2 में जाते हैं हम। बकेट 2 में हमारे पास सबसे पहले एक चैप्टर है रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग को हमने हमारे इंडेक्स में 2 चैप्टर में डिवाइड किया है। एक है तुम्हारा 700 का सीरीज एंड दूसरा है तुम्हारा कारो प्लस कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला के, मतलब एक रिपोर्टिंग का पूरा चैप्टर मिला के तुमको ये 10 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी 5 मार्क के लिए आता है। अगर ये 5 मार्क के लिए आएगा ना, तो तुम्हारा 800 सीरीज एंड अदर स्टैंडर्ड है ना, वो 20 मार्क के लिए आएंगे। अगर रिपोर्टिंग तुम्हारा 10 मार्क के लिए आ जाता है ना, तो तुम्हारा 800 सीरीज एंड अदर स्टैंडर्ड तुम्हारे 15 मार्क के लिए आ जाएंगे। तो ये सब मिला के तुम्हारा 25 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, अब ये जो 700 सीरीज है ना, इसमें से एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, एंड तुम्हारा कारो प्लस कंपनीज एक्ट है ना, इसमें से एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 10 मार्क का कवरेज हो सकता है मेरे हिसाब से। रिपोर्टिंग के ऊपर फाइनल में ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, फिर आते हैं तुम्हारे पास 800 का सीरीज, जिसमें 800, 805, 810 तीन आते हैं। उसमें से मेरे हिसाब से 810 है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो तुम्हारा समरी एफएस का है। ठीक है, तो 810 को तुम स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, तो 800 का सीरीज एसआरएस में तुम्हारे पास दोनों है, इसमें से कंपाइलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। एसआरई में तुमको दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एसआरई तुमको अच्छे से देखने पड़ेंगे। एंड एसएई में तुम्हारे पास में पीएफआई, पीआरएफआई एंड तुम्हारे पास सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सारे अदर स्टैंडर्ड मिला के, ये सारे अदर स्टैंडर्ड मिला के एंड रिपोर्टिंग मिला के तुम्हारा कंसेप्ट कितना कवर हो जाएगा? 25 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग के ऊपर अगर 10 मार्क का आता है ना, तो ये 4 चैप्टर में से तुमको 15 मार्क के, मतलब कोई भी 3 चैप्टर में से तुमको एक एक क्वेश्चन तो दिखना ही दिखना है, कम से कम 15 मार्क का। और अभी 800 में अमेंडमेंट आया ना, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हारा 20 मार्क का कवरेज होगा। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज वो शायद से इस बार रिपोर्टिंग में कर सकते हैं। नहीं तो रिपोर्टिंग जनरली तुम्हारा 10 मार्क के लिए कुछ ना कुछ दिख के आ जाता है। ठीक है, कारो का एक क्वेश्चन दिखेगा, 700 सीरीज का एक क्वेश्चन दिखेगा। तो ठीक है, तो ऐसा चीज से बनता है तुम्हारा 25 मार्क का बकेट, बनता है तुम्हारा बकेट नंबर 2।
उसके बाद में बकेट 3 बनता है। बकेट 3 में तुम्हारे पास एनबीएफसी में अमेंडमेंट है एंड एसडीजी ईएसजे है ना, वो तुम्हारा लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से पूछते ही है 4 मार्क के लिए कम से कम, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर है ना, मुझे एक्सपेक्टेड है कि इसमें से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा ये 10 मार्क के लिए तुम्हारा कवरेज हो जाएगा। अगर इसमें से किसी में से एक क्वेश्चन नहीं आता है तो कम से कम 5 मार्क तो तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन तो तुमको दिख ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल ऑडिट बचते हैं तुम्हारे पास में। स्पेशल ऑडिट में बैंक ऑडिट एंड डिजिटल ऑडिट, वो सब चीज़ें छोड़ दो, एनबीएफसी हमने ऊपर कवर कर लिया है। तो बाकी जो भी चीज़ बचती है ना, जो सीएफएस है तुम्हारा, ग्रुप ऑडिट का चैप्टर है, ग्रुप ऑडिट, फिर पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलाकर तुम्हारे लिए 20 मार्क के लिए आ सकती है, नहीं तो कम से कम 15 मार्क के लिए तो आ जाएगी, ठीक है। 15 मार्क मतलब क्या, ये 4 चैप्टर में से तुमको हर एक चैप्टर में से 3, हर मतलब एक चैप्टर कोई तो छोड़ देंगे एंड बाकी के 3 चैप्टर में से तुमको एक एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक एक क्वेश्चन पूछ देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 15 मार्क का कवरेज हो सकता है, ठीक है। 15 मार्क का कवरेज हो सकता है। अभी ये जो बकेट है ना, ये बकेट है ना, अभी इसमें 4-4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये है ना 8 मार्क के लिए बनेगा, तो बाकी 4-4 मार्क के लिए बनते हैं तो 12 मार्क के लिए बनेगा। तो कम से कम 20 मार्क के लिए मुझे लगता है कि बकेट 3 तो फिक्स है, ठीक है। 20 से कम जाना थोड़ा मुश्किल है, 20 से कम नहीं जाएगा, 20 से ज़्यादा ही ये चीज़ रहने वाली है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। तो 25 हो सकती है या फिर 30 होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 20 से 25 के बीच में तुम्हारा रेंज में ये बकेट रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा बकेट 3 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी कहाँ पे दिक्कत होती है, कभी कभी है ना बच्चों को है ना, ये जो है ना ये स्टैंडर्ड है ना, इसमें बहुत गड़बड़, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं जमते, जो तुम्हारे अदर स्टैंडर्ड है ना, एसआरएस, एसआरई, ऐसे ही इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, रिपोर्टिंग नहीं समझता है, कंफ्यूजन होता है, एक्सेप्टेंस नहीं समझता है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इसमें तुमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना, प्रोफेशनल इथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, रिपोर्टिंग एंड तुम्हारा बकेट 3, इसमें कोई भी चीज़ तुमने नहीं छोड़नी है, कोई भी चीज़ तुमने ऐसी नहीं छोड़नी है जो तुम्हारे मार्क्स को कम करेगा, ठीक है। तो ये जो 75 मार्क्स हो जाते हैं ना तुम्हारे, ये जो 75 मार्क्स हो जाते हैं ना, सर हमको कितने एक्सपेक्टेड है, हमको एक्सपेक्टेड है 40। सर क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो, 75 मार्क्स का कवरेज करके तुम बात कर रहे हो 40। हाँ दोस्त, दोस्त प्रोफेशनल एग्जाम है, 40 मार्क भी है ना कम नहीं होते। पहले सिक्योर कर ले तू 40 मार्क, सबसे पहले 40 मार्क को इतना सिक्योर कर लेना कि तेरे को एग्जाम में ही पता होना चाहिए कि तू पास हो गया है, तुझे एग्जाम में ही पता होना चाहिए, वो भी पहले 1.5 घंटे में, ठीक है, पहले 1.5 घंटे में। वो भी अगर 1.5 घंटे में नहीं होता है ना, तो कम से कम 1.25 घंटे में, ठीक है। तो कम से कम तुम्हारा 4 बजे से पहले, 3:45 बजे से पहले, 3:30 को ही तो तेरा एश्योर होना चाहिए। पेपर अगर थोड़ा गंदा वगैरह आता है ना, तो ठीक है, 3:45 बजे, 4 बजे से पहले तेरे को पता होना चाहिए कि तू ऑडिट में पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर जो पहले उठाएगा ना, तो इसमें से क्वेश्चन उठाएगा बकेट 1, 2, 3 में से। सर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको दूसरा वीडियो बता दूंगा, एग्जाम से पहले वो आ जाएगा, ठीक है। उधर मैं आपके 2-3 मार्क तो बढ़ा ही दूंगा, 3-4 मार्क तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बकेट है ना, इसमें से 75 मार्क्स जो है ना, 75 मार्क्स है ना, कम से कम 70-75 तो कवरेज हो गया। तो 70-75 में से ना सबसे पहले एश्योर करो कि तुम्हारे 40 फिक्स हो जाते। टारगेट कितना रखना है, टारगेट रखना है कि 60 का, 60 का टारगेट रखना है, लेकिन फिक्स करना है तुम्हारे 40 आ जाते। तो बीच में तुम्हारा अगर 50 भी आते हैं ना, तो भी बहुत बढ़िया बात है। बीच में तुम्हारा 50 आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन किसी भी केस में 40 है ना, तुमको इसी 3 बकेट में से सिक्योर करने, 40 है ना तुम्हारा इसी 3 बकेट में से सिक्योर हो जाएगा, होना ही चाहिए, ठीक है। तो 40 है ना, वो भी कम नहीं होता है दोस्त, ठीक है, कम नहीं होता है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है 40 मार्क के लिए भी, ठीक है। ऑडिट का पेपर है, सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर है, ठीक है। तो 40 सबसे पहले सिक्योर कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते। तो देख यहाँ पे तुझे दिक्कत हो सकती है। एंड प्रोफेशनल इथिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तुझे शायद से नहीं समझेगा, समझेगा नहीं, पढ़ा नहीं होगा, नई कुछ चीज़ आएगी। अगर तुम्हारे पास प्रोफेशनल इथिक्स के 3 क्वेश्चन आते हैं ना, तो समझ जा कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो तेरे को नहीं जमेगा। लोगों को ना एक्सेप्ट ही नहीं करते, बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते, अरे ऐसे कैसे आ गया, मेरे को कैसे नहीं जम रहा है, समझ ले कि नहीं जमेगा, ठीक है। तो एकाध क्वेश्चन है ना, इसमें से एकाध 5 मार्क है ना तेरे साइड में हो जाएंगे, तो 75 में से 5 तो गए। फिर है ना यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो समझ जा कि यहाँ 10 मार्क तेरे जाने वाले, ठीक है, ऑन एन एवरेज यहाँ पे थोड़े, ठीक है, 7-8 मार्क जाने वाले, ठीक है, यहाँ पे 2-3 मार्क जाने वाले, ऐसे समझ के तू यहाँ पे 10-15 मार्क तू साइड में कर सकता है। तो 60 का है ना, 60 का टारगेट रहना चाहिए तेरा, कम से कम टारगेट 60 का होना चाहिए कि 15 मार्क हमने ना छोड़ दिए, ठीक है। कभी कभी क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन नहीं समझता है, आंसर में तुमको एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए होता है, सजेस्टेड में एकदम ऐसा, ठीक है। तो पेपर चेकर अच्छे से चेक नहीं करता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो 15 मार्क हमने साइड में निकाल लिए, तो तुमको 60 का टारगेट रखना है। इन केस कोई एडवर्स सिचुएशन आते ना, तो कम से कम 50 पे तो लेकर आने हैं, लेकिन सबसे पहले अटेम्प्ट करते समय देखना है कि तुम्हारा 40 है ना सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये जो कवरेज हुआ है ना तुम्हारा, ये तीनों बकेट में, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है,
तो 60-65% है, ये आधे से कम है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, आधे से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कवरेज कम नहीं है दोस्त। प्रोफेशनल एथिक्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, रिपोर्टिंग है पूरा, ये सारे स्टैंडर्ड्स मिला के, एंड उसके बाद में एनबीएफसी स्पेशल ऑडिट सब सब मिला के ना, इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज होता है। इन्वेस्टिगेशन भी है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा कवरेज हो जाता है। तो ये तुम्हारा 50% से कम नहीं है, 60% या फिर 65% के आसपास में कवरेज है, जो तुम्हारा 75%, 75 या 80% तक तुम्हारा कवरेज करा के देगा, ठीक है, मार्क्स का, ठीक है। तो ये 3 बकेट में तुमको ध्यान देना है। सर उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, उसके बाद में तुम्हारे पास बकेट 4 आता है। बकेट 4 में तुम्हारे पास में सबसे पहले बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट 10 मार्क के लिए आना ही आना है। समझ जा कि बैंक ऑडिट 5 मार्क के लिए आएगा, डिजिटल ऑडिट 5 मार्क के लिए आएगा, 10 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन स्किप कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। सर आप तो टीचर हो, आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि छोड़ के जाओ? भाई मुझे टीचर मत मान, मुझे दोस्त मान अपना। मैं बोल रहा हूँ कि इसको तू है ना इग्नोर करके चल, उसको तू छोड़ के जा सकता है। क्यों सर? एक तो क्वेश्चन ऐसा है कि बैंक ऑडिट है ना, बैंक ऑडिट ये अलग ही जोन में चलता है, इतना बड़ा सिलेबस है, आधे से ज्यादा बच्चों को समझता ही नहीं कहा क्या हो रहा है। एंड उसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं वो अलग ही आते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल पढ़ के जाएगा, क्वेश्चन अलग ही आएंगे। दूसरी चीज, डिजिटल ऑडिट है ना, बहुत ही हद से ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है। वैसे टेक्निकल तो तुम्हारा एसडीजी ईएसजी भी है, बट हमने उसको अच्छे से कवर किया है, तो उसको टेक्निकल हमने कम किया है। बट डिजिटल ऑडिट है ना, उसका टेक्निकल कम करने के लिए एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, जितना बैंक ऑडिट है उतना डिजिटल ऑडिट ही है, सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड टेक्निकल बहुत ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज तुम पढ़ोगे ना, हो सकता है तुम पढ़ो अच्छे से, लेकिन उससे तुम्हारा दिमाग जितना खराब होगा, जितना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ये सारी चीजें बचा के तुम इसमें डाल सकते हो, जिसमें तुम रिवीजन बढ़ा सकते हो, जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें तुम टेस्ट पेपर ज्यादा दे सकते हो, ये चीज बढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें जो तुम टाइम वेस्ट करने वाले हो, दिमाग वेस्ट करने वाले हो, दिमाग खराब करने वाले हो, वो सारी चीजें बचा के तुम क्या करो, ये बकेट 3 बकेट है ना, इसमें ज्यादा टाइम तुम ऐड कर सकते हो, जो तुमको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट देगा कंपेरेटिव टू बैंक ऑडिट एंड डिजिटल ऑडिट। तो सर इसके बारे में कैसे करना है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। बाकी पहले रिमेनिंग पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 10 मार्क तो मैंने ऐसे ही छोड़ने के लिए बोला है, छोड़ना मतलब देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू वगैरह वगैरह के लिए आपको किसी बच्चों को लगता है कि सर मुझे एमसीक्यू के लिए मैं देख के जाता हूँ, तो तेरा तेरा कॉल है, ठीक है। मैं तो छोड़ के गया था भाई, बैंक ऑडिट पूरा का पूरा देखा ही नहीं, ओपन ही नहीं करने का है मेरे को, ठीक है। बैंक ऑडिट, टैक्स ऑडिट, बहुत सारा कंसेप्ट में छोड़ के गया था, ठीक है। जबकि मुझे पता था कि 10 मार्क के लिए आएगा, लेकिन भाई तुझे कम से कम कभी तो कॉल लेना पड़ेगा, कभी तो कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा कि उस तुझे समझता है क्या वो। अगर आता भी है ना, फॉर एग्जांपल डिजिटल ऑडिट आता भी है ना, तो तू ऐसा गारंटीड नहीं बोल सकता मुझे 5/5 आएंगे। तेरे को पढ़ेगा, तू आएगा, लिखेगा, सारी चीज करेगा, लेकिन 5/5 आएंगे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है। लेकिन वही अगर तेरा एनबीएफसी का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बोल सकता है। अगर तेरा पीएससी ऑडिट का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो बोल सकते हैं 5/5 आएंगे, आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत एक्चुअल में है तेरे पास में, ठीक है। बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट की दिक्कत है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ना है। जो बाकी का पोर्शन बचेगा ना, बाकी का पोर्शन जितना भी बचेगा तुम्हारा 20-25 मार्क के लिए, तुम्हारा 118 में से जितना भी 118 में से तुम्हारे जितना भी पेपर कवर हुआ है अभी तक, उसमें से 10 मार्क छोड़ दो, एंड जो पेपर बचा है ना, एंड उसमें से 75 माइनस करो। बाकी जो भी पोर्शन है ना, वो तुम्हारा बाकी सारे एसेज एंड जो तुम्हारे ऑडिट के चैप्टर है ना, वो सब मिलके तुम्हारा वो सारा पोर्शन बचता है। सर अभी इसमें है ना, तुमने पहले 3 बकेट जब तुम कवर कर लो बहुत अच्छे से, उसके बाद में ही चौथे बकेट में घुसना है, नहीं तो चौथे बकेट में नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये बकेट का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए? सर मैं बकेट 1 के बाद में बकेट 3 स्टार्ट करूँ क्या? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या है पता है क्या, बकेट 1 थोड़ा इजी जाता है, मतलब तुमको इतना दिक्कत नहीं आती है। बकेट 2 में ना रिपोर्टिंग में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अदर स्टैंडर्ड है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। बकेट 3 में फिर से तुमको दिक्कत नहीं आती है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती है, घुमा घुमा के कुछ चीजें नहीं है यहाँ पे। तो है ना, अगर तू बकेट 1 एंड 3 साथ में करेगा ना, तो इजी इजी दिमाग रहेगा तेरा, इजी इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बकेट 2 बाद में करेगा ना, दिमाग खराब होगा। फिर बकेट 2 से बकेट 4 में जाएगा तो और दिमाग खराब होगा। तो भाई पहले बकेट 1 कर ले, फिर बकेट 2 में जा, दिमाग थोड़ा खराब कर ले, फिर बकेट 3 में आ, दिमाग थोड़ा अच्छा कर ले, फिर बकेट 4 में आ। एंड बकेट 4 में तूने बस ऊपर ऊपर से चीजें जितनी कवर होती है, जितना तेरे को अच्छा लगता है सिलेबस, वो वाला कवर कर ले। अभी रिमेनिंग पोर्शन में ना, रिमेनिंग पोर्शन में इंपॉर्टेंट बनता है तुम्हारा ऐसे 620, क्योंकि 600 की सीरीज में से 620 बचता है। 610, 620 एंड 630, 610 एंड 620 है ना, सॉरी 600 एंड 610 है ना, ये तुम्हारा ऊपर ही कवर हो जाता है बकेट 3 में, ठीक है। उसके बाद में 620 बचता है ना, उसको तुमको करना पड़ेगा, जिसको हम ऐसे 500 के साथ में करते हैं, तो ऐसे 620 तुमको करना पड़ेगा। 540 इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा, 320 एंड 450 साथ में करोगे तुम, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि 450 में से क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है, दोनों में से, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो तुमको एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कैटेगरी है ना, तुम्हारा एक कैटेगरी बनेगा। जब तुम बकेट 4 में आओगे, सबसे पहले इसको सलटा दो,
इसको साल हटा दो। उसके बाद में तुम्हारा बचता है 500 का सीरीज, ठीक है। 500 के सीरीज में ना तुम्हारा 560, 570, 580 एक कैटेगरी में जाएगा। सर यही स्टैंडर्ड क्यों, यही स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि है ना यही स्टैंडर्ड है ना तुम्हारे अदर जो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है ना, ये एसआरई वगैरह है ना, इसके साथ में डायरेक्टली लिंक हो जाते। तो ये स्टैंडर्ड है ना, तो एसआरई इसके पहले भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एसआरई जो तुझे देखना है ना, उसमें तुमको गोइंग कंसर्न रहेगा, उसमें तुमको सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह रहेंगे ना, तो इसके लिए तू क्या करेगा, इसके लिए अगर तुझे देखना है 500 में से, तो 560, 570 एंड 580 ये 3 स्टैंडर्ड तू देख सकता है, ये एक कैटेगरी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में 501 एंड 550 थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बी कैटेगरी में, ठीक है। क्योंकि है ना 501 है ना, उसमें तुम्हारा क्वेश्चन केस स्टडी वाइज बन सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड 550 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले एक दो अटेम्प्ट में एक कोई तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देख के जा सकते हो, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो है ना 500 की सीरीज, उसमें से तुम बस गो थ्रू कर लो, क्या क्या चीज़ें है समझ के जाओ आगे, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारा 200 का सीरीज है ना, 200 का सीरीज इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अलग चैप्टर ही है उसके ऊपर। तो 200 में 240 है ना, वो बहुत बड़ा है, इसकी वजह से बस मैंने बी कैटेगरी में डाला है इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसको बी में कर लो। पहले छोटे छोटे निपटा दो, 250, 260, 265, 299, ये छोटे छोटे पहले ए कैटेगरी के निपटा दो। उसके बाद में ना बी कैटेगरी में आके 240 कर लो, जितना जमता है, जितना लॉजिकली तुमको समझता है उतना कर लो। उसके बाद में 200 जो है ना, उसको तो सी कैटेगरी में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। 210 एंड 230 ये भी तुम्हारा सी कैटेगरी में था, लेकिन मैंने उसको बी में क्यों कर दिया है पता है क्या? 210 है ना, 210, ये 210 है ना, फिर से तुम्हारा कहाँ पे आ जाता है, ये जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है ना, अदर स्टैंडर्ड, इसमें एक्सेप्टेंस वाला जो सीन है ना, उसमें 210 कवर हो जाता है। तो ये जो 210 है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये 210 के रेफरेंस के बिना तुम अदर स्टैंडर्ड को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो 210 तुमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में 230 में डॉक्यूमेंटेशन भी है ना, तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड तुम अच्छे से कर लो, एंड ये तुमको क्वेश्चन वाइज अच्छे से करने पड़ेंगे। बाकी जो भी सिलेबस बचता है ना, उसमें से कोई क्वेश्चन तुम देख लो, आइडेंटिफाई कर लो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरनल चेक सिस्टम है ना, वो हमारा इंटरनल कंट्रोल में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें एक जो क्वेश्चन है जनरल कंडीशन, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो इंटरनल चेक सिस्टम तुमने नहीं छोड़ के जाना है। फिर रिस्क असेसमेंट में तुम्हारे पास में रिस्क बेस्ड ऑडिट है, रिस्क बेस्ड ऑडिट के जनरल स्टेप तुम करके जा सकते हो। फिर तुम्हारे पास कंट्रोल्स में, इंटरनल कंट्रोल में अगेन एसओपी का एक क्वेश्चन आता है, एसओपी इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल, वो तुम करके जा सकते हो। एंड इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह तुम वो सारी चीज़ें देख के जा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा बकेट 4 हो गया, जिसमें बाकी सारा सिलेबस हमने बकेट 4 में डाल दिया, जिसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हमने क्या किया है, थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद में बैंक ऑडिट एंड डिजिटल ऑडिट के लिए क्या, ठीक है। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है, सबसे वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट दोनों चीज़ें ना, दोनों चीज़ें एमसीक्यू में पूछेंगे 5-5 मार्क के लिए, मतलब 30 एमसीक्यू में से 10 एमसीक्यू तुम्हारे बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है जो तुम्हारे बहुत एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करना है, उसके लिए देखो तुम, सबसे एमसीक्यू है तो अटेम्प्ट तुम सारे क्वेश्चन करोगे, इसमें हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ एमसीक्यू नहीं आते तो वहाँ पे तुम जय माता दी करोगे, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या बताना है, देखो एमसीक्यू आते हैं ना, तुमको कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे नहीं आता है ना, टेक्निक लगानी पड़ेगी। जैसे ऑल ऑफ द अबव होता है ना, ऑल ऑफ द अबव, तो ज़्यादा चांसेस है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट रहेगा। नन ऑफ द अबव होता है ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर न्यूमरिक आता है ना, तुम्हारे न्यूमरिक ऑप्शंस आते हैं ना, तो न्यूमरिक ऑप्शंस में जो सबसे छोटा वैल्यू है एंड सबसे बड़ा वैल्यू है वो नहीं आएगा आंसर, तो बीच के जो है ना वो आ सकते हैं, उसका चांसेस ज़्यादा है। मैं चांसेस बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यही चीज़ होंगी, ठीक है। लॉजिकली कुछ चीज़ें होती है, उसके हिसाब से एमसीक्यू ऐसे सॉल्व कर सकते हो तुम। इन जनरल तुम है ना ऑप्शन सी टिक कर सकते हो जब तुमको कुछ ही नहीं पता है तो, ठीक है, कर सकते हो। चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि अगर एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया है ना, तो चांसेस बन जाते हैं कि वहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन सकते हैं, अगर कुछ ही नहीं पता है तो सी टिक करने में क्या जाता है, लेकिन ऐसा सी टिक करना ऐसे ही नहीं है। अगर तुमको थोड़ा भी किसी एक ऑप्शन के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है तो वो ऑप्शन को टिक कर लो, लेकिन कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, तो इन जनरल में सी ऑप्शन तुम्हारा थोड़ा सा बनता है, क्योंकि जो ऑप्शन का सीक्वेंस होता है ना, वहाँ पे जो पेपर सेट करते हैं ना, वो एमसीक्यू बनाते हैं ना, वहाँ पे कैसे सबसे पहले नहीं डालेंगे, सबसे एंड में नहीं डालेंगे, तो बी एंड सी में डाल देंगे। तो बी एंड सी में वो क्या करेगा, पहले तो निगेटिव वाला डालेगा एंड बाद में पॉजिटिव वाला डालेगा। तो इसकी वजह से तुम्हारा वो सी ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं करेक्ट करने के लिए। लेकिन वो अगर बहुत होशियार है तो भाई साहब भूल जा दो, ठीक है।
उसके बाद में वर्स्ट के बाद में बैड कंडीशन क्या आता है, एक क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में आएगा 5 मार्क के लिए एंड दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा। मेन क्वेश्चन में तुम्हारे पास एबीसी आते हैं ना, उसमें एक आएगा, तो उसमें तुझे कोई ऑप्शन नहीं है। जो एमसीक्यू है ना उसको तो फिर जय माता दी कर ले, एंड जो तुम्हारा ऑप्शन जो क्वेश्चन में कवर हो जाएगा ना उसको तो ऑप्शन में छोड़ सकता है, उसको तुझे ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है गुड कंडीशन। गुड कंडीशन में क्या है, तुम्हारा बोथ इन सेपरेट मेन क्वेश्चन, बोथ इन सेपरेट मेन क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू में नहीं बचता है, एमसीक्यू में नहीं आता है। तो एमसीक्यू में नहीं आते ना तुम्हारे बैंक ऑडिट डिजिटल ऑडिट, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में ना हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क सिक्योर करने का एक चांस मिलता है। तो एक गुड कंडीशन है कि तुम्हारा है ना बैंक ऑडिट डिजिटल ऑडिट एमसीक्यू में नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत सेपरेट क्वेश्चन में आते, सेपरेट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में एक आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ए में एक आता है एंड बी में एक आता है, या फिर सी में आता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में आते हैं ना, तुमको ये जो बैड वन है ना, जो सबसे गंदा है ना, मतलब जो है तुम्हारा फॉर एग्जांपल डिजिटल ऑडिट के साथ में जो एबीसी ऑप्शन है, एबीसी ऑप्शन है ना, तो सी बी ऑप्शन है तुम्हारा डिजिटल ऑडिट का एंड ए ऑप्शन है तुम्हारा कोई और है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे 530 का आ गया है जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो ये दो है ना, ये तुम्हारा बैड ऑप्शन हो जाता है। तो इसको ऑप्शन को तुम क्या कर लोगे, ऑप्शन में छोड़ दोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो सी हालांकि तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स का होगा जो तुमको 5 मार्क के लेकर आएगा, लेकिन फिर भी तुम इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि देख भाई तुझे समझना पड़ेगा उसका कैटेगराइजेशन कैसे करना है ना। मैं उसको आपको जो एग्जाम से पहले वीडियो आएगा ना उसमें तुमको बता दूंगा कि सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन चूज नहीं करना है। उसमें तुमको एबीसी तीनों के मार्क्स कंसिडर करके देखना पड़ेगा, 5 से 7 आते तो उसको कौन से सीक्वेंस में रख देना है, ठीक है। बट जो बैड वन ऑप्शन है ना उसको तुम क्या करो, ऑप्शन में छोड़ दो, तो उसको तुम इग्नोर करके चल सकते हो। वहां पे तुम्हारा 5 मार्क का लॉस होगा। क्यों 5 मार्क का, मैक्सिमम 5 मार्क का, क्योंकि ए बी सी है ना, तो ये जो सी है तुमको 5 मार्क में से 5 मार्क आ सकते थे, तो मैक्सिमम 5 मार्क का लॉस हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में बेस्ट जो है ना, बेस्ट केस क्या है तुम्हारा, सिंगल मेन क्वेश्चन में, सिंगल मेन क्वेश्चन में तुम्हारे पास में क्या आता है, मतलब तुम्हारे पास में क्वेश्चन 3 में तुम्हारे पास ए आता है बैंक ऑडिट के बारे में एंड बी जो है ना वो तुम्हारे आता है डिजिटल ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो इस केस में बस सी ऑप्शन बचता है, सी टाइप का क्वेश्चन बचता है जो तुमको आ रहा है, ठीक है। तो इसमें है ना ये तुम्हारा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि तुमको क्वेश्चन 3 तुम पूरा ऑप्शन में छोड़ सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा कम से कम लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस्ट कंडीशन में तुम क्या करोगे, वो क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दोगे। गुड कंडीशन में तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या जो इससे भी वर्स्ट है, इससे भी बहुत ही गंदा है, तो उस केस में तुमको वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, वहां पे तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बैड केस सिनेरियो क्या है, तुम्हारा एमसीक्यू में पूरा 5 मार्क के लिए एमसीक्यू में आता है, तो जो ऑप्शन क्वेश्चन में है ना उसको तुम फिर से ऑप्शन में छोड़ सकते हो। जो वर्स्ट कंडीशन है ना एमसीक्यू, जो जहाँ पे दोनों दोनों चैप्टर तुम्हारे एमसीक्यू में 10 मार्क के लिए आते हैं, जो इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं आएंगे, ऐसा नहीं आता है तुम्हारा सब बैंक ऑडिट डिजिटल ऑडिट 10 मार्क के लिए ऐसा नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें से तुमको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास बकेट 1 2 3, ठीक है। ध्यान देना है, बकेट 1 2 3 अच्छे से करके जाना है, इतना अच्छे से करके जाना है कि इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। इसमें ना, इसमें एबीसी कैटेगरी नहीं होता है दोस्त, इसमें एबीसी कैटेगरी नहीं होता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से सारी चीज़ें तुझे करके जानी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई चैप्टर डाला है ना तो इसका मतलब सारी चीज़ें तुमको कवर करनी पड़ेगी। इसमें से ऐसा कोई नहीं है कि एबीसी करेगा। एबीसी तू कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है, जहाँ पे रिस्क असेसमेंट है, जहाँ पे ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन वो वाले चैप्टर है, वहाँ पे तो एबीसी कर सकता है। यहाँ पे ऊपर एबीसी कुछ नहीं करना है, ऊपर यहाँ पे सीएफएस में, पीएसयू में, इंटरनल ऑडिट इसमें एबीसी नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा कर सकता है तो एबीसी थोड़ा ध्यान देके करना है, लेकिन ठीक है। ये होता है तुम्हारे ऑडिट के स्टडी बकेट्स, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।